देश की महान विभूति प्रातः स्मरणीय दादा माखनलाल जी के विश्वविद्यालय में आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी सुरेश जी, जिनको हम पीटीआई में और जब अफगान युद्ध हुआ तब रिपोर्टिंग के तौर पे हम देखते थे। चूँकि दिल्ली बीच में मेरा जाना आना होता रहा है, मेरी मानस बहन भी राज्यसभा में रहीं और पद्म विभूषण भी रहीं। आपको हमने दूरदर्शन में भी देखा, आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में देखा और सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में देखा। और आज एशिया के पहले पत्रकारिता के विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति हैं, मैं उनका हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत करता हूं। साथ में इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलसचिव महोदय श्री वाजपेयी जी, आपका भी अभिनंदन करता हूं। साथ में माननीय डॉक्टर आरती सारंग जी और इस विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापकगण, अध्यापकगण, सभी कर्मचारीगण और देश के भविष्य के पत्रकारिता जगत के आने वाली पीढ़ी के इस देश के साधक, आप सभी को मेरा स्नेह नमन। ये जो मैं बोलने के लिए लिख कर लाया था तो मैंने रख दिया है। ओझा साहब अभी जो बात कहे और माननीय कुलपति जी ने जो जल संस्कृति की बात कही है, मुझे लगता है कि इसके बाद फिर कुछ कहना शेष नहीं बचता है, उसी में बोलना चाहिए। यह गर्व का विषय है और गौरव का विषय है कि दादा माखनलाल चतुर्वेदी जी के नाम से एशिया का पहला पत्रकारिता का विश्वविद्यालय भोपाल में है, राजा भोज की नगरी में है। और पानी के लिए इस देश में काम करने वाले 5 जल योद्धा पैदा हुए, जिनमें से 4 जल योद्धा मध्य प्रदेश के हैं और उनमें 3 महिलाएं, मात्र शक्ति 3 मध्य प्रदेश की हैं। जो पहले जल योद्धा पैदा हुए उनका नाम था महाराज भागीरथ, जो गंगा जी को लेकर के आए। दूसरे जल योद्धा पैदा हुई माता अनसुईया, जो मंदाकिनी लेकर के आई। तीसरे जल योद्धा जो पैदा हुए महाराज भोज, जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा तालाब भोपाल में बनाया। चौथी जल योद्धा पैदा हुई, उनका नाम था माता महारानी दुर्गावती, जो गोंडवाना में पैदा, हमारे कलिंजर किले की महारानी थी, लेकिन गोंडवाना क्षेत्र में लाखों तालाब बनाए उन्होंने आदिवासियों को साथ लेकर। और 5वीं जल योद्धा थी जल नायक महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने पूरे भारत के सभी तीर्थ स्थलों में तालाब बनाए। और 6ठा जल योद्धा अगर किसी को मैं मानूंगा तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं किसी दल में नहीं हूं, मैं किसी दल का सदस्य नहीं हूं, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता हूं, लेकिन कोई अच्छा काम करे, किसी भी दल का हो, उसकी तारीफ होनी चाहिए, उसके बारे में उसके साथ खड़ा होना चाहिए। और ये ऐसा मैं मानता हूं कि आज़ादी के 75वें महोत्सव में उन्होंने 75 तालाब हर जिले में बनाए। और अपने मन की बात हो, जन की बात हो, सामाजिक सरोकारों की विषय की बात हो, माननीय प्रधानमंत्री जी हर व्यक्ति की तारीफ करते हैं, उस नायक की तारीफ करते हैं जिसको कोई नहीं जानता है, और राष्ट्र के सामने लाते हैं। मैं आपसे कुछ बातें करूंगा। आप पत्रकारिता जगत में आपको जाना है। पत्रकारिता से बड़ी आशा होती है समाज को, और पत्रकारिता का जो काम है वो पत्रकार अपने लिए कुछ नहीं करता। उसकी खबर जो होती है या तो समाज के लिए होती है, या राष्ट्र के लिए होती है, या किसी के लिए न्याय दिलाने के लिए होती है। उसका अपना कुछ नहीं होता, और उसके बदले में उसके लिए उसका जीवन बहुत संघर्ष में होता है। समाज को हंसाता है, लेकिन संघर्ष का दौर मैंने पत्रकारिता जगत में देखा है। मैं परिवेश से आया हूँ। मैंने धर्मवीर भारती जी के दर्शन किए हैं, मैंने R.K. करंजिया साहब के दर्शन किए हैं, मैंने कुलदीप नैयर साहब के दर्शन किए हैं, तमाम आदरणीय विद्यानिवास मिश्रा साहब के मैंने दर्शन किए हैं। तमाम बड़े बड़े देश के पत्रकारों के दर्शन मुझे मिले हैं, उनकी जीवनी। और वो ऐसे महान पत्रकारों के साथ मेरा आदरणीय सुरेश साहब, उन्हीं में से मैं उनको मानता हूँ। ऐसे पत्रकार देश में, अभी तो क्या है, अभी तो इस विश्वविद्यालय में बहुत बड़े बड़े लोगों का आना होना है, और मुझे लगता है जल्दी देश के सर्वोच्च
सत्ता के जो महापुरुष हैं, जिनके पास सत्ता की शक्तियां हैं, वे सब इस विश्वविद्यालय में आने वाली हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं पानी की बात करूं, बड़ा गंभीर विषय है। वो गंभीर विषय में मेरी जो सोच है वो पुरखों के परंपरागत जल को लेकर के है। ये जिस भवन में आप बैठे हैं, इस भवन में क्या क्या लगा है विद्यार्थियों? लोहा लगा है, बालू, सीमेंट, गिट्टी, लकड़ी, ठीक है, बन गया। अगर पानी नहीं होता तो ये बनता क्या? नहीं बनता। तो पानी बेजान को भी जोड़ता है, एक बात। दूसरी बात, जब व्यक्ति पैदा होता है तो जब व्यक्ति माँ के गर्भगृह में रहता है तो पानी में ही रहता है, और इस शरीर में 80% पानी होता है और आंखों में 98% पानी होता है। जल में बहुत शक्तियां हैं। यातायात का प्रधान साधन क्या था पहले? पानी, जल था ना। सबसे पहले प्राचीन चिकित्सा कौन सी है? जल चिकित्सा है। और घड़ी का टाइम किससे आया? पानी। मिस्र में पहले जो समय आया वो पानी से आया। बांट नाप किससे आया? पानी से आया। और जो बिजली जल रही किससे जल रही है? पानी से जल रही। जब आपका सर दर्द हो और फीवर हो तो क्या लगाते हैं माथे में? पट्टी। काहे की पट्टी होती है? पेट दर्द करता है तो गुनगुना पानी पीते हैं कि नहीं पीते हैं? पीते हैं ना। अगर आदमी पागल होता है तो उसको क्या कहते हैं? शरीर का पानी, दिमाग का पानी खत्म हो गया है। कंप्यूटर किससे बना है? पानी से बना है। जब हमारे पुरखे चारों धाम की यात्रा में जाते तो साथ में क्या लाते हैं? जल लाते हैं। जब हमारे यहाँ पुराण या भागवत होती है तो काहे की यात्रा होती है? जल यात्रा होती है। जब व्यक्ति पैदा होता है तो काहे से नहवाते हैं? पानी से नहवाते हैं। जब उसका अंतिम संस्कार होता है तो काहे से होता है? जल से होता है। जब हम पैदा हुए तो किसका पूजन हुआ? कुआं का पूजन हुआ। जब घर में नई बहू आती है तो किसका पूजन होता है? कुएं का पूजन होता है। और माता लक्ष्मी के पति कहाँ रहते हैं? भगवान श्री राम अयोध्या में किस नदी में नहाते थे? सरजू में। भगवान श्री कृष्ण किस नदी में नहाते थे? कालिंदी में नहाते थे। देवाधिदेव महादेव का क्या नाम है दूसरा? गंगाधर। तो आप ये समझिए कि सभी रिद्धि, प्रसिद्धि और समृद्धि का रास्ता कहां से जाता है? पानी से जाता है। अब प्रश्न यह उठता है, न्याय सबसे पहले न्याय किससे होता था? पानी से। कैसे? गंगा तुलसी किससे होता था? गंगा उठा लो तो पेड़ और पौधे, पेड़ और पानी, वो भी न्याय का आधार था हमारे यहाँ। ये मैंने इसको रख दिया। अब ये जो पाठ्यक्रम में बोलने के लिए लाया था तो माननीय कुलपति जी ने जब जल संस्कृति की बात करी तो विषय मुझे मिल गया। मेरा ऐसा मानना है कि सृष्टि में सब कुछ बना सकते हैं, पानी नहीं बना सकते। और दुनिया का कोई वैज्ञानिक बादल नहीं बना पाता, बादल ला नहीं पाया, बादल ट्रांसफर नहीं कर पाया, बादल फाड़ नहीं पाया, बादल वापस नहीं कर सकता। दुनिया का कोई वैज्ञानिक पुरखों के जल जोड़ने के बेजोड़ तरीके आज भी कामयाब हैं। नवीन विज्ञान द्वारा बनाए गए बांध फट रहे हैं, लेकिन पुरखों ने जो कुआं बनाए थे वो फटते नहीं हैं। पुरखों के तालाब फटते नहीं हैं। पुरखे कौन सी तकनीक जानते थे कि पहाड़ के ऊपर भी कुआं भरे हुए हैं। कल मैं ग्वालियर में था, केंद्रीय जल शक्ति माननीय मंत्री प्रहलाद पटेल साहब थे और मेरा व्याख्यान था वहाँ। बहुत सारे बड़े बड़े लोग बाहर से देश भर के आए थे, जल योद्धा वहाँ पर, वाटर हीरोज आए थे और मैंने उनके साथ मेरा संवाद था। आप ये सोचिए, बड़ा गंभीर विषय है। और माननीय कुलपति जी ने मुझसे कहा, मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय कुलपति जी को कि उन्होंने पानी जैसे विषय को लेकर, पेड़ जैसे विषय को लेकर आज आपके साथ संवाद किया है। आपकी पत्रकारिता एक विषय पर आधारित होनी चाहिए। इस देश में एक कविता कह करके व्यक्ति अमर हो गए। एक कविता ने अमर कर दिया। एक ही काम पकड़ लीजिए, एक कविता ने। कौन सी? मैं 2-3 व्यक्तियों की बात बता सकता हूं। जैसा अभी आप बात कर रहे थे, मुझे अच्छा लगा। दादा की एक कविता, चाय नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। एक कविता। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी,
एक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की, मैं लेटी थी वह लेटा था, वह मेरे ऊपर लेटा था, वह लेटे लेटे लेता था, मैं लेटे लेटे देती थी, मैं शर्म के मारे कुछ कह न सकी क्योंकि मेरा बेटा था। दूध पिला रही थी, महादेवी वर्मा। एक कविता अमर कर देती है, बहुत काम करने की जरूरत नहीं है। एक है सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। पत्रकारिता एक विषय पर कर दीजिए। एक पत्रकार इस दुनिया में सबसे बड़ा काम और सबसे बड़ी जिम्मेदारी पत्रकार की है। इस देश के राष्ट्रपति पत्रकार हुए, इस देश के प्रधानमंत्री पत्रकार हुए, इस देश के बड़े बड़े पदों पर पत्रकार गए हैं। आप छोटा काम नहीं करने जा रहे हैं, और आपको एक ऐसे यशस्वी कुलपति मिले हैं, ऐसा आपको पूरा। मैं आज सुबह गया, त्यागी साहब के पास, गुप्ता जी के पास गया, पांडे जी के पास गया, सारा सब लोगों से मिला, लगभग आरती जी से मिला, वहाँ डिपार्टमेंट में मिला। आपके यहाँ पर बड़ी ऊर्जा है, क्योंकि पवित्र ऊर्जा के महापुरुष के नाम पर विश्वविद्यालय है। आइए मन लगा करके पढ़िए। एक विद्यार्थी ने 5वीं क्लास में कहा था मैं आईपीएस बनूंगा, वह आईपीएस बना। राजा बाबू सिंह यहीं पर एडीजी हैं मध्य प्रदेश पुलिस में, मेरे गांव के पास के हैं। एक विद्यार्थी को हाई स्कूल में एसपी ने प्रमाण पत्र दिया और उसने तय किया मुझे ये बनना है। उसका नाम कन्हैयालाल गुप्ता साहब था, वो डीजीपी थे उत्तर प्रदेश के। एक लड़के ने तय किया मैं कि आईएएस बनूंगा, वो आईएएस बना। आपके माता पिता, इस सृष्टि में माँ से बड़ा कोई नहीं है। मैं माँ भक्त हूँ, माँ से बड़ा इस सृष्टि में कोई नहीं है। पिता और परिवार तो तब चिंता करता है जब व्यक्ति जमीन पर आ जाता है। माँ तो 9 महीने पहले भोजन त्यागती है, नींद त्यागती है, चैन त्यागती है, सब कुछ त्यागती है, और फिर नया जन्म देती है, और उनका खुद का नया जन्म होता है। पिता पालक है, पिता है तो सारे खिलौने हमारे हैं, और वो आपके लिए फीस का इंतजाम करते हैं। खुद धोती नहीं पहनते, कपड़े नहीं पहनते, जूते नहीं पहनते, चप्पल नहीं पहनते, आपके लिए बाजार में जाते हैं, फसल बेचते हैं, और आपके लिए क्या करते हैं, कॉपी और किताबें लाते हैं। और इसके बाद पिताजी माँ से कह के जाते हैं मैं जाऊंगा बाजार में, आपके लिए धोती लाऊंगा, कपड़े लाऊंगा, लेकिन पैसे खत्म हो जाते हैं तो वापस क्या कहते हैं माँ से, अब धोती ठीक नहीं थी, चप्पल भी ठीक नहीं थी, अगली बार जाऊंगा तो लाऊंगा। माँ भी समझ जाती है कि बच्चा, वो आप पर स्वप्न देखते हैं, आपको आईएएस बनाना चाहते हैं, आपको आईपीएस बनाना चाहते हैं, आपको आईआरएस बनाना चाहते हैं, आपको आईटीएस बनाना चाहते हैं, आपको आईएफएस फॉरेस्ट बनाना चाहते हैं, जज बनाना चाहते हैं, किसान बनाना चाहते हैं, वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं, शिक्षक बनाना चाहते हैं। आप अगर उनके सपनों पर खरे नहीं उतरते हैं तो ये समय नहीं मिलेगा। जो आज समय चला गया वो कल नहीं मिलेगा। माननीय कुलपति जी ने जो कहा था कि आपको 2 तरह की सी बात बच्चों से करनी है, एक तो पर्यावरण को लेकर करनी है, दूसरी मानसिक पर्यावरण भी पैदा करना है। पानी की बात भी करनी है और आंखों में पानी जारी रहे इसकी बात भी करनी है। मैं कुलपति जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे जो शब्द दिए, मैं तो कुछ और आंकड़े डाटे बना के बात करना चाह रहा था, लेकिन आपको इस सृष्टि में 3 व्यक्ति बड़े हैं, चौथा कोई बड़ा नहीं है। पहला बड़ा कौन है? जो बड़ा बनाता है वो सबसे पहला शिक्षक है, जो अपने पढ़ाए हुए छात्र को बड़ा बनाता है और बड़ा बनना देखना चाहता है, अपने से बड़ा। वो चाहता है शिक्षक कि मेरा पढ़ाया लड़का कलेक्टर बने और मैं जब जाऊं तो कलेक्टर मेरे पैर छुए। दूसरा कोई नहीं चाहता। पिता चाहता है सदैव, माँ चाहती है सदैव कि मेरा लड़का मुझसे बड़ा बने और मुझे पराजित करे। और तीसरा सच्चा मित्र चाहता है कि मेरा मित्र बड़ा बन के मुझे पराजित करे। इसलिए गुरु से बड़ा कोई नहीं है। अपने शिक्षक का सम्मान करिए, पैर छूइए, सम्मान करिए, वो जो काम कहें उनका आशीर्वाद लीजिए। ये केवल पानी की बात नहीं है, संस्कार की बात भी है। और मैंने संस्कारों को, मेरी माँ में बहुत शक्ति है। आज नाग पंचमी है, आज नाग की पूजा होती है। शंकर जी के गले में नाग है, नाग राजा हैं। ये पृथ्वी नाग के सर पर रखी हुई है। मेरी जो मेड़बंदी है, मैं जिस विधि का आपको बता रहा हूँ, दुनिया का कोई वैज्ञानिक बादल नहीं बना सकता, लेकिन हमारे भारत में ऐसे महापुरुष थे जो बादल बनाना जानते थे, और आज भी उन विधियाँ हमारे भारत में हैं। आपने नाम सुना होगा, आपके बगल में ही है, महाराज कालिदास। मेघदूतम पढ़ा हो, मेघ से बात करते थे, मेघ को बुलाते थे। तानसेन जी मेघ मल्हार गाते थे, दीपक राग से दीपक जलाते थे, पानी बरसाते थे।
ये आज की विधियां नहीं हैं। पानी को जानने के लिए महाराज भोज की जल मंगल किताब 1200 साल पहले लिखी गई थी, आपको पढ़ना चाहिए। पानी की त्रासदी क्या है, मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन उपन्यास पढ़ना चाहिए। मुंशी प्रेमचंद का ठाकुर का कुआं पढ़ना चाहिए। वारा मिहिर के 125 श्लोक जो हैं, वेद में नदी सूत्र है, आपको पढ़ना चाहिए। आप पत्रकार हैं, पत्रकार को सब कुछ आना चाहिए, पत्रकार को सब कुछ आना चाहिए, बाकी व्यक्ति को कुछ ही आना चाहिए। डॉक्टर को केवल डॉक्टरी आनी चाहिए, पत्रकार को डॉक्टरी भी आनी चाहिए, पत्रकार को पुलिसगिरी भी आनी चाहिए, पत्रकार को बंदूक चलाने का निशाना लगाना भी आना चाहिए, पत्रकार को पहलवान भी होना चाहिए, पत्रकार को वैज्ञानिक भी होना चाहिए, पत्रकार को किसान भी होना चाहिए। तभी तो वो सब विषय पर कंट्रोल करेगा। अखबार किसी एक विषय के लिए तो नहीं होता, सबके लिए होता है। और आज जो विषय माननीय कुलपति जी ने रखा है, और मुझे कुलपति जी ने कहा कि आपको 1 घंटे बोलना है। मैं बाहर बोलता हूँ, बहुत देश भर में बोलता हूँ, सभी विश्वविद्यालयों में जाता हूँ, और ये भी तय है कि विश्वविद्यालय में जाता हूँ तो जैसे कवि की फीस होती है कविता करने की, डॉक्टर की फीस होती है, कलाकार की फीस होती है, स्टार्स की फीस होती है, वैसे मेरी फीस होती है। लेकिन विश्वविद्यालय में 1 पैसे फीस नहीं है मेरी कहीं। और मैं क्या करता हूँ, फीस लेता हूँ और बगल वाले में किसी अनाथालय में, आश्रम में 10% लेकर मैं वहीं दे आता हूँ, रसीद ले लेता हूँ, पर ज्ञान फ्री में नहीं देता हूँ। 33 वर्ष मेरे पास आज बिजली नहीं है, पंखा नहीं है, टीवी नहीं है, कूलर नहीं है, फ्रिज नहीं है, और चूंकि बिजली से पानी लगता है, जब तक चल रहा है चला रहा हूँ। न कोई गाड़ी है, न घोड़ा है, न कोई एनजीओ है, न संस्था है, न 33 वर्षों में मैंने 1 रुपये का अनुदान लिया है। मैं जिस विद्यालय का विद्यार्थी हूँ, संघ का विद्यार्थी हूँ, मांग के खाने में, आपके घर में बैठने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये जब मुझे पद्मश्री मिली तो मुझे सूचना मिली कि पद्मश्री आपको दी जानी है। मैंने किसी पुरस्कार के लिए अप्लाई किया, और 33 वर्षों में बांदा और चित्रकूट किसी MP, MLA, विधायक, मंत्री, सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष, बिलासपुर के घर नहीं गया मैं 33 वर्षों में। अब आज तक नहीं गया मैं किसी के यहाँ। ऐसा नहीं कि मैं बड़ा हूँ इसलिए नहीं गया, मैं छोटा आदमी हूँ। मेरा लक्ष्य, मेरी माँ ने कहा था कि जिस दिन तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओगे उस दिन कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हें जो कुछ मिलना होगा अपने आप मिलेगा। और मैं देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, भारत सरकार का, राष्ट्रपति जी का, और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि मैंने आवेदन नहीं किया था पद्मश्री के लिए, न मैंने जल योद्धा के लिए आवेदन किया। देश का पहला जल योद्धा पुरस्कार लिखा पढ़ी में देखा जाए तो ईश्वर ने, सरकार ने, जल शक्ति मंत्रालय ने एक ही जल योद्धा पुरस्कार दिया और बंद हो गया। वो आपके सामने खड़ा हुआ है। मेरी जो विधि है उसमें किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। अपना फावड़ा लीजिए, अपनी डलिया लीजिए, खेत पर जाइए, 50 किलो मिट्टी डालिए और घर चले आइए। फावड़ा वैसे ही है जो 1000 साल पुराना था, 10,000 साल पुराना। हंसिया वही है जो 1000 साल पुराना था। गेती वही जो 1000 साल पुरानी थी। हल वही है। हल माने सभी समस्याओं का हल। हल में ही सारी समस्याओं का हल है। हल से जुताई करोगे, सोना, फसल बेचिए, सोना ले आइए। हल से डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए। हल में ही सारी समस्याओं का हल है। वो पुराना है। अपने मेड़ पे पेड़ क्या लगाने हैं? बहुत बड़े पेड़ नहीं लगाने। आपको बहुत बड़े पेड़ नहीं लगाने। अगर आप चाहते हैं, एक 3 फीट की मेड़ है, 3 फीट चौड़ी है, 3 फीट ऊंची है, एक बरसात में 2 फीट रह जाती है। 1 एकड़ खेत में अगर बरसात की 100 मिलीमीटर वर्षा होती है तो लगभग 2 लाख लीटर पानी नीचे चला जाता है। एक व्यक्ति को अपने जीवन में कितना पानी लगता है पीने के लिए? 80,000 लीटर। अगर वो 3 लीटर पानी पीता है और 100 साल जीता है तो 80,000 लीटर पानी पीता है। और बर्बाद कितना होता है रोज? 700 लीटर। हमको, हमारे पास जो दुनिया की जनसंख्या हमारी 18% है। पानी हमारे पास कितना है? 2.5% है। जमीन कितनी है? 4% है। अब हमको यह तय करना है, और इस मीठे पानी में जो 2.5% पानी, उसमें से 1.5% पानी प्रदूषित हो गया है, 1% पानी बचा है। हम 5 किलो पानी पृथ्वी मैया से लेते हैं और बदले में 100 ग्राम पानी देते हैं। बैंक से तभी तक तो पैसा निकालोगे जितना बैंक में होगा। जब बैंक में पैसे नहीं होगा आरती जी, तो कहाँ से निकालेंगे? अब प्रश्न ये उठता है कि हम माँ को देते क्या हैं?
मैं वैज्ञानिकों को बुराई नहीं कर रहा हूं, ना वैज्ञानिकों के खिलाफ हूं, लेकिन मैं उन अर्थ ज्ञान के वैज्ञानिकों की बात कर रहा हूं जो हरित क्रांति के नाम पर इस भारत माता के पेट में पहली गलती अर्जुन ने की थी, जो वाण लगा करके और भीष्म पितामह को पानी दिया, तो लोग जान गए कि पृथ्वी से पानी निकलता है। वो बोर कर दिया उन्होंने, उस बोर ने इस देश के पृथ्वी माता के पेट में करोड़ों छेद कर दिए। लेकिन वैज्ञानिकों ने ये नहीं सोचा, अर्धज्ञानियों ने पश्चिम से ज्ञान लेकर आए थे जो, कि माँ के पेट से पानी तो ले रहे हैं, माँ के पेट में पानी नहीं दे रहे हैं। जिस तरह रक्त हमारे शरीर में है स्वस्थ रहने के लिए, पेड़ पौधे के लिए, उस तरह से पृथ्वी माता के लिए रक्त है पानी, हरा भरा करने के लिए। और पानी का सिद्धांत बच्चों में आज आपको एक नई चीज़ बता रहा हूँ, 2 चीज़ें बता रहा हूँ। हम जब छोटे थे तो 100 ग्राम पानी में नहाने के लिए मेरी माँ कहती थी नहा आओ। 100 किलो पानी में नहीं, बोले 100 किलो में नहीं नहा पाओगे, 100 ग्राम में नहा के आओगे। आप समझ रहे हैं? आपने नहाया 100 ग्राम में? नहीं नहाया? अरे नहाया होगा भाई, सबने, रजिस्ट्रार साहब ने भी नहाया होगा। तालाब में डूबिए, कितना पानी लगेगा डूब के आने में? 100 ग्राम ही लगेगा ना। तालाब में डुबकी लगाइए, बाहर आइए तो कितना लगेगा? 100 ग्राम। और समरसेबल में कितना लगेगा? अगर 2 मिनट समरसेबल चल गया 200 लीटर। तो हमको जो पुराने पुरखों के थे कुएं, वो कुएं जो आज़ादी की लड़ाई में संदेश देते थे झा साहब, और आज वो कुएं रो रहे हैं। क्या हमने उन कुओं को देखा कभी? गांव के कुओं को पलट करके हम उस गांव गए हैं कभी? नहीं गए। ये हैंडपंप तो अभी 85 में आया है ना। 85 के पहले तो कुएं से ही पानी पीते थे ना। वो नदियाँ जो जहाँ से सारी सभ्यताओं का जन्म हुआ, नदी के किनारे, वो पेड़ वृक्ष जहाँ से सिद्धि मिली, सारी सिद्धियाँ वृक्ष के नीचे मिली हैं हमको। उन वृक्षों को भूल के काट रहे हैं पेड़। अरे जब हम जाएंगे परलोक तो 5 कुंटल लकड़ी ले जाएंगे। 5 मैं ले जाऊँगा, 5 मेरी पत्नी ले जाएंगी, 5 मेरे पिताजी ले गए, 5 मेरी माता ले गई और 5 मेरे दादा भाई ले गए। हम 30 कुंटल लकड़ी अपने साथ लेके जाते हैं जलने के लिए। क्या हमने ये सोचा कि 5 पेड़ लगा दें? ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अब पानी बचाना, देश के 140 करोड़ लोगों की ज़रूरत है। अभी कुलपति जी जो कह रहे थे, 140 करोड़ हाथ पानी लगाने के लिए आगे आ जाएं। मैं मेड़ पर बात करता हूँ, सहजन लगाइए, तुलसी लगाइए, आंवला लगाइए, नींबू लगाइए, और उनके पत्ते गिरेंगे तो जैविक खाद बनेंगे, अतिरिक्त आमदनी होगी। कुछ नहीं लगा सकते तो अरहर लगाइए, अरहर की दाल लगाइए, सनई लगा दीजिए। आपको तुलसी लगाइए, अतिरिक्त आमदनी होगी। पानी की फैक्ट्री 5 पेड़ों के पास है। पानी का सिद्धांत जो मैं नई चीज बता रहा था आपको, आज तक लोगों ने पढ़ाया है कि पानी नीचे की ओर जाता है। यही पढ़ा है ना? पानी ऊंचाई से निचाई की ओर जाता है ना? गलत है। पानी नीचे से ऊपर की ओर आता है। आपने पेड़ में पानी होता है जमीन में, और पानी कहाँ पहुँचता है? पत्ते के ऊपर। कहाँ पहुँचता है? नारियल में पानी कहाँ से पहुँचता है? नीचे से ऊपर से कि ऊपर से नीचे आता है? नीचे से आता है ना। कुएं में जो कुआं खोदिए झीर होती है तो कहाँ होती है? नीचे होती है ना। तो नीचे से पानी ऊपर आता है ना। इस मिथ्या भ्रम को तोड़ना है आपको। उस समय यह बात रही होगी। आज की बात जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है कि दुनिया का आज भी वैज्ञानिक कोई बादल नहीं बना पाया, बादल नहीं ला पाया, बादल नहीं फाड़ पाया, बादल वापस नहीं कर पाया। ये अर्ध ज्ञान, ये कहते हैं ड्रिप इरिगेशन की बात करते हैं। अरे ड्रिप इरिगेशन तो होगा जब पानी होगा ना। कहते हैं रात में सींचिए, तो रात में काहे सींचिए? पानी होगा ना, तभी तो सींचेंगे ना। इसलिए आम, महुआ, जामुन, बरगद, पीपल, पाकड़, चिल्ला, ये पानी की फैक्ट्री वाले पेड़ हैं जो 5 किलोमीटर आकाश से भी पानी को ले आते हैं। हमको आपको इन पेड़ों को लगाने में वरीयता देनी है। मैंने एक प्रयोग किया था। नारियल के पेड़ में प्रकृति उतना देती है, हर गांव में उतना पानी बरसता है जितनी जरूरत है। पूरा मीठा पानी सब जगह बरसता है एक जैसा, लेकिन जहां मिट्टी जैसी होती है स्वाद उसका वैसा हो जाता है, वैसा कलर हो जाता है। हमको सबको पानी बचाना। पानी का संकट पूरी दुनिया में है। अभी माननीय कुलपति जी के साथ बात कर रहा था, केप टाउन पानी खत्म हो गया। केप टाउन में 5 लीटर पानी मिलेगा, सप्ताह में 1 दिन नहा सकते हैं। इजराइल में पानी का संकट था, इजराइल के लोग मेरे यहाँ आए, ऑस्ट्रेलिया के लोग मेरे पास आए। केप टाउन में लोग हमसे पूछ रहे हैं,
जापान के लोगों का हमसे संवाद हुआ, चाइना के लोगों ने हमसे संवाद किया, दुनिया की विकसित 11 कंट्रियों के लोग हमारे पास पानी के बारे में परंपरागत तरीके से जानने के लिए आए। लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ, ये बात माननीय कुलपति जी के साथ कहता हूँ कि आप मुझे जब यहाँ पानी के लिए बुलाएंगे, फावड़ा लेने के चलने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। कौन कहता है कि आकाश में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो हिम्मत से चालो यारो। मैं दिव्यांग था, कभी मैंने दिव्यांगता का सहारा नहीं लिया। मेरी माँ ने कहा था, मेरा एक्सीडेंट हुआ, बाबा आमटे की यात्रा थी, मैं संयोजक था, एक्सीडेंट हो गया, राड पड़ी मेरे शरीर में। वो योद्धा किस बात का जिसके 4 ठो घाव ना हो शरीर में? वो कौन सा योद्धा है? वो लड़ेगा नहीं, हाथ नहीं टूटेंगे, पैर नहीं टूटेंगे, समाज के असामाजिक तत्व मारेंगे नहीं, तो फिर किस बात का योद्धा? इस समाज में अच्छा काम करने में संघर्ष तो है ही। माननीय कुलपति जी अफगान में थे, ये गोला लग सकता था, वो भी गिर सकता था, कोई घटना हो सकती थी। अभी युद्ध हो रहा है यूक्रेन का, पत्रकार साथी वहां मौके पर खड़े हैं। अगर आपने अपने जीवन में रिस्क नहीं लिया, आपने अपने जीवन में चुनौती स्वीकार नहीं की, आपने परोपकार की भावना नहीं की, आप सफलता नहीं मिल सकती। सफलता एक दिन नहीं मिलती है, पर एक दिन जरूर मिलती है। आप लक्ष्य तय करेंगे कि मुझे पत्रकारिता का नोबेल लाना है, तो आपको पत्रकारिता का नोबेल मिलेगा। आप लक्ष्य तय करेंगे कि मुझे पत्रकारिता में पद्म विभूषण लाना है, तो आप पत्रकारिता में पद्म विभूषण लाएंगे। आप लक्ष्य तय करेंगे कि मुझे पत्रकारिता से राज्यसभा जाना है, तो आप पत्रकारिता से राज्यसभा जाएंगे। अब वो कोई नहीं रोक सकता। अगर मुझे कुछ कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे खुद विश्वास नहीं है, 100 किलोमीटर पूरब जा रहा हूँ, 100 पश्चिम जा रहा हूँ, 100 उत्तर जा रहा हूँ, 100 दक्षिण जा रहा हूँ, और जब देखूंगा जहाँ चला था वहीं खड़ा हूँ। इसलिए एक यात्रा तय करिए। जिस काम के लिए आप विश्वविद्यालय में आए हैं, इस विश्वविद्यालय का नाम रोशन करिए। एक विश्वविद्यालय जहाँ 5 नोबेल पुरस्कार व्यक्ति पैदा हुए बंगाल में, और वहाँ क्या होता है, क्लासें नहीं चलती, पेड़ के नीचे पूरा विश्वविद्यालय चलता है, और ऐसे ही बैठते हैं, व्याख्यान होते हैं, वहाँ विशेषज्ञ बुलाए जाते हैं, एक्सपर्ट हैं अपने अपने क्षेत्र के, वो रोज बुलाए जाते हैं। वहाँ 2 व्यक्ति रोज आते हैं दुनिया के, और 2 व्यक्ति ऐसे ही व्याख्यान होता है सारे छात्रों के साथ बैठ करके, और उनको अलग अलग दिशाओं में बताया जाता है। और वहाँ के विश्वविद्यालय में पेड़ के नीचे राजा का बेटा हो, या जापान का नरेश हो, या भूटान का नरेश हो, या भारत का नरेश हो, या दुनिया का कोई व्यक्ति हो, पेड़ पर पेड़ की डाली पड़ी हुई हैं, कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, और वहाँ बैठते हैं लोग, वो पढ़ते हैं। कभी पढ़ाई एसी से महत्व पढ़ाई का नहीं है, साधन से कोई बात नहीं है, बात साधना की है। अगर साधना पक्की है तो साधन आ जाएंगे। मैं गुप्ता जी के साथ सुबह बैठा था, आपके ऑफिस में हम लोग बैठे थे, हम चर्चा कर रहे थे। आप तय करिए कि इस विश्वविद्यालय का पानी एक बूंदा बाहर ना जाए, माननीय कुलपति जी की इच्छा है। और इतना पानी इस कैंपस में है कि 1000 बच्चों के लिए बरसात का पानी 3 बरस के लिए एक बरसात में पूरा हो जाएगा। इतना पानी है यहाँ। जल धन है, जल संस्कृति है। माँ को कभी जीवन में कष्ट न देना, पिता को कभी जीवन में कष्ट न देना। माँ की बात मानकर, पिता के वचन को मानकर एक लड़का क्षत्रिय परिवार में पैदा हुआ, जब वन चला जाता है तो राम बन के लौटता है। क्या बन के लौटता है? राम बन के लौटता है। और एक बालक जिसका सर पशु का है, इंसान आदमी का है, माता पिता की परिक्रमा करके वह प्रथम देवता बन जाता है, श्री गणेश। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, आईआरएस बनना चाहते हैं, आईटीएस बनना चाहते हैं, आईएफएस फॉरेस्ट बनना चाहते हैं, तो आपको माता को प्रसन्न करना होगा, पिता को प्रसन्न करना होगा, दादा को प्रसन्न करना होता, दादी को प्रसन्न करना होगा। आज मेरे पास कुछ साथी साहब ने भेजे थे, बीसी साहब ने, इंटरव्यू के लिए। उन्होंने मुझसे पूछा 30-35 वर्ष पहले की बात, तो मैंने उन्हें 35 वर्ष पहले की बात बताई। शायद वाजपेयी साहब को और सबको पता होगी। 35 वर्ष पहले इस देश में वृद्धाश्रम नहीं थे। मैं अभी वृद्धाश्रम औरैया में गया था, एज ए गेस्ट उद्घाटन करने गया। एक बहुत भले व्यक्ति वहाँ वृद्धाश्रम चलाते हैं। जिन माँ बाप ने हमको पैदा किया है, हम 5 भाई 5 बहन, एक माँ और पिता ने पाला हमको, और 5 भाई 5 बहन मिल के एक पिता और माँ को नहीं पाल रहे। 2 महीने तुम्हारे यहाँ रहेंगे, 2 महीने तुम्हारे यहाँ रहेंगे, 2 महीने तुम्हारे यहाँ रहेंगे। क्यों रहेंगी भाई?
उनके अंतिम संस्कार का चंदा करते हैं। ये सब समाज के लिए अच्छा नहीं है। पत्रकारिता में लिखना है आपको, मैं विषय दे रहा हूं, मैं यहां से खड़े होकर के आपको विषय दे रहा हूं। आपको पत्रकारिता सामाजिक सरोकार की करनी है। अब युद्ध की पत्रकारिता नहीं करनी है, बुद्ध की पत्रकारिता करनी है, क्रांति की करनी है, शांति की करनी है, कृषि की करनी है, पानी की करनी है, पेड़ की करनी है, समाज की करनी है, एकता की करनी है, जोड़ने की करनी है, रोजगार की करनी है। अब वो पत्रकारिता खत्म हो गई। अब जल कथा की जरूरत है, वन कथा की जरूरत है, जल क्रांति की जरूरत है। जो आप कुलपति जी कह रहे थे, संस्कार, जल संस्कार की बात कर रहे थे, आपके बीच में मैं आऊंगा। जब जब मुझे बुलाएंगे माननीय कुलपति जी, मैं उनके बीच में आऊंगा। मैं सूखी रोटी खाता हूं, सूखी रोटी, कोई मेरा तेल मसाला कुछ भी नहीं खाता। मैं और मेरी पत्नी दोनों लोगों ने, हमने 36 वर्ष एक साथ तपस्या करी है और उस तपस्या का फल हमें मिला है। मुझे खुशी है कि देश के प्रधानमंत्री जी हमारी जब पीठ ठोकते हैं, माननीय राष्ट्रपति जी हमें तारीफ करती हैं, मुख्यमंत्री जी हमारी तारीफ करते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मंचों से जब हम होते हैं तो 4-4 बार हमारी तारीफ करते हैं। हमें लगता है कि हमने कुछ कमाया है। हमारे खाते में 10,000 रुपया नहीं होंगे। मैं कल वंदे मातरम ट्रेन में पहली बार आया, तो जब भोजन जो दे रहा था वंदे भारत में, मेरी जहाज से लोग टिकट करा देते हैं। मैं बहुत सामान्य परिवार का व्यक्ति हूँ, दिल्ली तक पैदल गया हूँ, दिन भर पैदल घूमता हूँ, नगड़िया बजा के लोगों गांव गांव कहता हूँ पेड़ लगाओ, पानी बचाओ। सुरक्षा की बात जब सरकार ने मेरी करी तो मैंने मना कर दी। मेरी 58 साल में किसी एक व्यक्ति से बुराई नहीं है, आज तक मैंने उसके खिलाफ किसी दरखास्त ही नहीं दिया। अगर बुरा हूँ तो मैं खुद हूँ, दूसरा क्यों बुरा है। मैंने सुरक्षा वापस कर दी। पेंशन की बात आई कि 60,000 रुपया पेंशन पद्मश्री में मिलती है, मैंने 50,000 दान करने की बात की। 10,000 मेरा प्रधानमंत्री राहत कोष में जाएगा, 10,000 मेरा DRD में जाएगा, 10,000 आर्मी वालों के यहाँ जाएगा, 10,000 कुष्ठ केंद्र में जाएगा, 10,000 विद्यार्थी परिषद में जाएगा। मान लीजिए मुझे नहीं मिल रहा, मैंने तय किया मुझे नहीं मिल रहा। अब तक जब मैं जिया 60 साल और तब मुझे पैसे की जरूरत नहीं पड़ी, तो अब 10 साल के लिए क्या जरूरत है। हम सुविधाओं में नहीं। मैं जिस विषय पे कुलपति जी ने कहा, मैं उस पे आ गया और मैंने ये लिखने वाला भाषण अपना रख दिया आपके सामने। आप बैठिए, बोलिए, संवाद करिए। भाई बहन का प्यार क्या है, माता पिता का प्यार क्या है। आप मामा माई सब घर में, वो रिश्ते कम हो रहे हैं। पत्रकारिता यही पत्रकारिता है। पत्रकारिता क्या है, पत्रकारिता क्या करती है। पत्रकारिता समाज में भय पैदा करती है। वो कैसे भय का पैदा करती है, मैं एक कहानी आपको सुनाता हूँ। कुलपति जी ने मुझसे कहा कि बच्चों को, हमारे छात्रों को मोटिवेट करना है। आपको एक महान कुलपति मिले हैं और ये बात मेरी याद रखिएगा, ये बात मेरी याद रखिएगा। मैंने यूं ही महान नहीं कहा है। हर व्यक्ति को देख करके, समझ करके, अगर मुझे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक सम्मान मिला है, मैंने कभी मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, कभी मुझे सरकारी कोई पद नहीं लेना है, कभी मेरा परिवार चुनाव नहीं लड़ेगा। कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है, वरुण देवता की कृपा से वो बात है कि मैं जानता हूँ। वो अच्छे लोग बहुत दिन एक संस्थान में नहीं रहते। अच्छे लोग देश और दुनिया में घूमते हैं, देश और दुनिया में संदेश देते हैं। न गांधी एक जगह रहे, न पूज्य नाना जी एक जगह रहे, न आचार्य विनोबा जी एक जगह रहे, न माननीय अटल जी एक जगह रहे, न कलाम साहब एक जगह रहे। ये महापुरुष जाते रहते हैं, संदेश देते रहते हैं। हम तब समझ पाते हैं जब हमारे बीच से महापुरुष बाहर चले जाते हैं, हम तब तक उनको नहीं समझ पाते। कुलपति संवैधानिक बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ा संवैधानिक पद है। हमारे चित्रकूट में माता अनसुईया के पति कुलपति थे, जिनके लिए मां अनसुईया ने तप करके मंदाकिनी लेकर के आई थी। तो हमको, आपको अपने कुलपति जी का, अपने विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाना है। जिस संस्था में रहना है, जिस संस्था का दाना पानी लेना है, जिस संस्था से हमारा नमक परिवार चल रहा है, जिस संस्था से जिसके नाम पर हमें एक सम्मान मिलता है, उस संस्था का पहले सम्मान बढ़ाया जाए, अपने आप आपका सम्मान बढ़ेगा। मैं अंकित से बात कर रहा था। हमने 3 विश्वविद्यालय, लगभग 2 विश्वविद्यालय खोलने में मेरी भूमिका रही है। तीसरा विश्वविद्यालय हम पानी का बना रहे हैं, दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बना रहे हैं। हमारी जेब में 10 रुपये भी नहीं है और हमें विश्वास है कि हम विश्वविद्यालय बना देंगे।
जब पहला शुरू किया था तब भी हमारे पास नहीं था। जब पूज्य नाना जी के साथ ग्रामोदय खुला 91 में, तब भी मांगने का काम था। जब राम भद्राचार्य जी महाराज का दिव्यांग विश्वविद्यालय खुला तब भी मांगने का काम था। अब पानी का विश्वविद्यालय जो बन रहा है, दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय, उसकी जब मैंने बात करी 15 दिन पहले, तो 8 दिन पहले मेरे पास से एक टेलीफोन आया कि 40 एकड़ जमीन आपके लिए हमने दे दी, आप ले लो। हमने आपको बना हुआ भवन, पूरा 5000 पेड़ लगा हुआ भवन, हमारे पास एग्रीमेंट आ गया कल। आप इस देश समाज में देने वालों की कमी नहीं है, सुपात्र लेने वाला नहीं है। सेवा के नाम पर दुरुपयोग हुआ है। पूज्य नानाजी देशमुख को पढ़ना चाहिए हमें। आने वाले विद्यार्थी, आपका हीरो कौन होना चाहिए? ये आज के हीरो नहीं होने चाहिए। आपका हीरो कौन हो? कलाम साहब हो। आपका हीरो कौन हो? नानाजी देशमुख हो। आपके हीरो कौन हो? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हो। आपके हीरो कौन हो? आचार्य विनोबा हो। आपका हीरो कौन हो? जयप्रकाश नारायण जी हो। आपके हीरो कौन हो? डॉक्टर अम्बेडकर जी हो, लोहिया जी हो, दीनदयाल उपाध्याय जी हो। ये आपके हीरो होने चाहिए। जब इनको केंद्र में रखेंगे, जब इनको केंद्र में रखेंगे तो आपकी सोच बड़ी होगी। और आपके हीरो, आपके विश्वविद्यालय के हीरो माननीय कुलपति जी हैं। फर्क ये नहीं पड़ता कि आप 10 लोग हैं, फर्क ये नहीं कि 10,000 आदमी चाहिए या 1,000 आदमी इसमें यहाँ होता। क्रांति थोड़े से लोग करते हैं। वो जल क्रांति हो, जन क्रांति हो, वन क्रांति हो, थोड़े से लोग होते हैं। ज्वाला थोड़े से लोग तय करते हैं और वो पूरे देश में उसका प्रभाव जाता है। मुझे लगता है कि फिर हम लोग परसों एक बार सब लोग वहाँ, जो सभागार कुलपति जी ने बताया है, वहाँ हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे। और पत्रकारिता का जो आपसे मैंने, आपका मन होगा कि वो कौन सी बात जिससे भय पैदा होती है, तो एक छोटी सी कहानी है 4 लाइन की। एक बार एक हंस और हंसी तीर्थ यात्रा करने जा रहे थे। क्योंकि मेरे परिवार के, मेरे पिताजी के बाबा को भी फतेहपुर में इमली के पेड़ में फांसी हुई थी क्रांति में, और मेरी माँ के परिवार से भी चरण उपाध्याय है मध्य प्रदेश में खजुराहो के पास, वहाँ उनको भी गोली मारी गई थी, अंग्रेजों ने मारी थी। तो चूँकि पारिवारिक विनोबा जी हमारे यहाँ रहे, सभी क्रांतिकारी लोग रहे हैं, तो इस नाते मुझे सीखने को मिला है। मेरी बहुत बड़ी शिक्षा नहीं है कोई, आप ऐसा मान रहे हो कि बहुत बड़ी शिक्षा है मेरी, ऐसी बड़ी शिक्षा नहीं है, दीक्षा बड़ी है मेरी। मैंने कबीर को बहुत पढ़ा नज़दीक से, रैदास को पढ़ा, मलुकदास को पढ़ा, कालिदास को पढ़ा, सूरदास को पढ़ा, तुलसी को पढ़ा। तो जा रहे थे, जब वो जा रहे थे हंस और हंसी, तो रास्ते में क्या हुआ कि एक गांव उजड़ा हुआ था। तो उन्होंने देखा कि भाई ये गांव क्यों उजड़ा है। तो पेड़ पर बैठे थे, उल्लू नीचे बैठा था। उन्होंने कहा यहाँ के आदमी बड़े उल्लू हैं, ना पूरा गांव उजड़ा पड़ा है, और ये क्या, ये ठीक नहीं हो सकता। तो उल्लू सुन रहा था। वो जब जाने लगे तो उल्लू ने कहा कि भाई सुनो हंस और हंसी, आप 2-4 दिन मेरे यहाँ मेहमान बन के रहिए, मैं आपकी खातिरदारी करना चाहता हूँ। ठीक है भाई, रुक गए वो। 3-4 दिन रुके। इसके बाद हंस ने कहा हंसी ने कि भाई हम लोग चल रहे हैं, चलो तीर्थ यात्रा में। उल्लू ने कहा नहीं, तुम नहीं जाओगे, आप जाओगे, आपकी पत्नी नहीं जाएगी। कहें क्यों भाई, क्यों नहीं जाएगी? कहें नहीं, हमारी पत्नी है ये। आपकी पत्नी कैसी हो गई भाई? हंस की पत्नी, हंसी उल्लू की पत्नी कैसे हो सकती है? तो कहे नहीं। तो भाई राजा के पास गए कि राजा साहब क्या बात है, न्याय हो। तो राजा ने कहा कि यार वाकई सही है कि उल्लू की पत्नी हंसी कैसे हो सकती है? तो मंत्री ने कहा, ये पत्रकारिता है जो बता रहा हूँ मैं। तो मंत्री ने कहा कि महाराज देखिए ऐसा है, हंस से हमारी कोई दोस्ती नहीं, ना हंसी से दोस्ती है। ये यहाँ के मेहमान हैं, चले जाएंगे। उल्लू हमारे राज्य का आदमी है और ये हमारे बारे में सब जानता है रहस्य। अगर इसने कुछ बता दिया, और केवल उल्लू क्या बोल रहा था, मैं बता दूंगा जब भी बात हो। तो राजा ने पूछा कि ये क्या कह रहा है उल्लू? कहन महाराज ये कह रहा है कि पता नहीं कौन सी चीज़ जानता हो और दूसरे राजा को बता के हमारा राज्य नष्ट करवा दे, हमला करा दे। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले तो हमको हंस से कोई लेना देना नहीं है, हमको उल्लू का पक्ष लेना चाहिए, हमें उल्लू का पक्ष लेना चाहिए। तो राजा ने कहा कि भाई ऐसा नियम तो नहीं है, पर एक बार एक अध्यादेश जारी हुआ था कि हंस की पत्नी उल्लू की पत्नी हो सकती है। ठीक, वो जो डर था, जो भय था, किसका? उल्लू का। कौन सा? मैं बता रही हूं, मैं बता दूंगा। ये पत्रकारिता का जो भय है वो केवल इतना है।
इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूं, माननीय कुलपति जी का बहुत बहुत आभार। कल जो विद्यार्थी पानी के पहरेदार बनना चाहते हैं, पानी के जल नायक बनना चाहते हैं, जल दूत बनना चाहते हैं, और वो कोई ऐसा ज़बरदस्ती भी नहीं है, अपना फावड़ा अपने कपड़े पहन करके इस प्रांगण में सफाई करें, यहाँ के खरपतवार नष्ट करें, उखाड़ें। ये मत कहिए कि हम अपने यहाँ वो खुरपी चला रहे हैं। अगर आप अपने घर का कैंपस साफ नहीं रख सकते, बाहर का व्यक्ति कैंपस साफ नहीं करेगा। आपका गांव साफ आप नहीं कर सकते, आपका घर आप साफ नहीं कर सकते, कमरा साफ नहीं कर सकते, तो चपरासी से उम्मीद मत करिए कि आप साफ करेगा। अपना श्रम नहीं कर सकते, हम अपना गिलास नहीं धो सकते, अपने बर्तन नहीं धो सकते, अपने लिए खाना नहीं बना सकते, तो कौन सा उपदेश दे सकते हैं? आचरण अब खुद में पहले बदलना होगा। जब तक मैं आचरण नहीं बदलूंगा, जब मैं रहूंगा अभाव में, मेरी माँ ने कहा था कि तुम्हें रहना पड़ेगा भूखे, तुमको गर्मी में रहना होगा, तुमको प्यासा रहना होगा, तुमको कपड़े विहीन रहना पड़ेगा, कोई गाड़ी नहीं रखोगे, और अगर तुम भूखे नहीं रहोगे तो दूसरे को नहीं कह सकते व्रत रहो। इस वजह से मैंने अपने जीवन को बनाने की कोशिश की है। लेकिन मैं अंत में बात कहूँगा कि मेरा प्रयास जल संरक्षण की दिशा में पानी की एक बूंद के बराबर है, बड़ा नहीं है। मैंने अधेला अधेला नहीं कहा, उजेला करने की कोशिश की है। मेरा मॉडल पहले 470 ग्राम पंचायतों में लगा, फिर 1 लाख गाँव में लगाया लिखा पढ़ी में, फिर इसके बाद पूरे देश में जल शक्ति मंत्रालय ने कहा हर गांव बनेगा जखनी की भांति जलग्राम। और जिस बांदा से चित्रकूट में 1 मार्च से मालगाड़ी में पानी जाता था, उस चित्रकूट के राजापुर से प्रतिवर्ष 5 लाख कुंटल धान आ रहा है। नेट पे देखिए, विश्वास मत करिए, इंटरनेट पे जाइए, उत्तर प्रदेश की खरीद कमेटी कृषि विभाग में जाइए, 183 करोड़ का धान बुंदेलखंड के 4 जिले बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, जहां पानी का संकट था, सरकार ने खरीदा है। यहाँ पर जहाँ राशन की दुकानों से गेहूं आता था, 8,650 करोड़ का गेहूं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से सरकार ने खरीदा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। बगैर एनजीओ काम हो सकता है, बगैर संस्था के काम हो सकता है। प्याज के नेफेड के खरीद सेंटर खुले हैं, हमीरपुर में धान खरीद सेंटर है, उरई में धान खरीद सेंटर है, चित्रकूट में 9 धान खरीद सेंटर हैं। धान तो तब होगा जब पानी होगा, पानी तो जब होगा तब खेत में मेड़ होगी, और मेड़ होगी तो पानी होगा, पानी होगा तो धान होगी, दूध होगा। और इसके लिए सरकार ने जो रिपोर्ट मुझे सौंपी है, ये जल जीवन मिशन किससे आया? अटल भूजल योजना जखनी मॉडल पर है। अटल भूजल योजना 6,000 करोड़ की जखनी मॉडल पर है। जल जीवन के लिए एक्सीलेंट मॉडल जखनी मॉडल है। प्रधानमंत्री जी का आभार, और माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, माननीय शिवराज जी चौहान जी ने लगभग 300 छोटी नदियों को जिंदा किया है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर अच्छा काम हो रहा है तो हमें सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। और आप सब कर्मवीर हैं, और मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय कुलपति जी को कि उनकी सोच में जब जब बैठता हूँ मैं, जब जब बात करता हूँ, पता नहीं, हम लोग देश में घूमते हैं, देश के बाहर भी लोग हमको बुलाते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति विरले होते हैं। मैंने स्वयं विश्वविद्यालयों में काम किया है, और विश्वविद्यालयों में एक सम्मानित जगह मेरी स्थिति रही है। कहीं विश्वविद्यालय बोर्ड का सेक्रेटरी रहा हूँ, तो कहीं कुछ रहा हूँ, इसलिए तमाम जगह मैंने काम किए, लेकिन ऐसे कुलपति का मिलना मुश्किल होता है। और मैं कभी चमचागिरी नहीं करता, मैं तो सीधे बड़े से सर्वोच्च व्यक्ति से पूछ लेता हूँ कि भाई ये क्या है, ये कैसे है। लेकिन एक व्यक्ति आपके बीच में, आप एक व्यक्ति का परिवार है, ये माननीय कुलपति जी का परिवार, कुलपति जी मुखिया हैं, आप उस परिवार के सदस्य हैं। आपके परिवार के किसी व्यक्ति पे कोई संकट आता है, परेशानी आती है, तो पूरे घर की है वो। एक व्यक्ति भूखा है तो पूरा परिवार भूखा है, और जब छोटा भोजन कर ले तब बड़ा करे, ये भावना हमारे यहाँ प्रधान रही है। आज परिवार टूट रहे हैं, आपकी पत्रकारिता है। मैं नहीं तो पानी पानी पर बोलता, पेड़ पानी पर ही बोलता हूँ, दूसरा कोई विषय मेरा नहीं रहता, परंपरागत पानी का ही जानकार हूँ मैं। लेकिन चूंकि आप एक व्यक्ति नहीं हो, एक समाज के सशक्त प्रहरी हो, पत्रकार हो, पत्रकार से सब आशा करते हैं, और आज की पत्रकारिता से इस विश्वविद्यालय से सीख के जाएंगे, वो दुनिया में नाम रोशन करेंगे दादा का, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यदि मेरी कोई गलती हो गई हो मुझे क्षमा करिएगा। हम आज जो लिख करके लाए थे उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, और इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि माननीय कुलपति जी ने कहा कि भाई आपको जल संस्कृति की बात है, तो मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की जो
जल क्रांति है, उसे जन क्रांति बनाने के लिए निकला हूँ। और आप सबके लिए आज नाग पंचमी का दिन है, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पानी पर लिखिए, पेड़ पर लिखिए और माता पिता की सेवा करिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब कार्यक्रम का समापन करने से पहले मैं जनसंचार विभाग की एचओडी डॉक्टर आरती सारंग मैम को धन्यवाद वाचन के लिए बुलाना चाहूँगी। जी, बच्चे अभी आप लोग रुकिए। कोई किसी का प्रश्न है तो बच्चे पूछ सकते हैं। एक दो प्रश्न हम लेंगे। जी, गोपाल माइक पे बोलो। कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है? हाँ हाँ, कोई भी। बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया है। दुनिया के पाश्चात्य देशों के पहले विश्वविद्यालय की स्थापना 1700वीं आसपास हुई है। अगर आप इसके और आगे जाएं तो कई हजार साल पहले भारत में नालंदा विश्वविद्यालय बन गया था। तो मैकाले तो अभी आया ना, काहे को मैकाले के सिद्धांत में हम जाएं? क्या जरूरत है मैकाले के सिद्धांत? हम तुलसी को क्यों ना पढ़ें? हम तुलसी को क्यों ना पढ़ें? हम अकबर को क्यों पढ़ें और क्यों महान कहें? हम शिवाजी को क्यों महान ना कहें? ये तो हमारे ऊपर है ना। हम छत्रसाल को महान कहें, ये हमारे ऊपर है। हमको जिसको उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। भारत सनातन का देश है। हमने कहा आपसे नाना जी को पढ़ें, कलाम साहब को पढ़ें। अब बढ़िया बात कही आपने। शिक्षा का परिवर्तन हमारी सरकार, भारत सरकार कर रही है। और हमारे वेदों में, शास्त्र वेद हमारे हजारों लाखों साल पुराने हैं। तो जहाँ हमें ऐसा लगता है कि देश टूट रहा है, संस्कृति टूट रही है, वेस्टर्न कल्चर में एक ही नाम है पानी का, वाटर। वो हमारे यहाँ कितने नाम है? 100 नाम है पानी के। अब ये हमारे ऊपर है। अंग्रेजों ने पानी के माने क्या बताया? अंग्रेजों ने गा माने क्या बताया है? अगर अंग्रेजी से गा पढ़ोगे तो गधा बताएंगे। हमारे यहाँ गा माने गणेश है, गरुड़ है, गाय है, गंगा है, गमला है। हमें तो अपने अनुसार पढ़ना है। तो आपकी बात से मैं सहमत हूं, इसमें बदलाव होना चाहिए और हो भी रहा है। सर, विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों कैसे संभव है? हाँ, आपकी बात से सहमत हूं मैं। दो चीजें हैं। वर्तमान परिस्थिति में देश की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है। और जैसे माननीय कुलपति जी अभी कह रहे थे कि बाघ शहर में नहीं आया, हम बाघ के घर में घुस गए हैं। कृषि में सांप का योगदान है, मेढक का योगदान है, केचुए का योगदान है। हमें सतत विकास है। हम जिंदा हुए हैं तो अनंत में जाएंगे। जो आज जन्मा है वो 100 साल जिएगा, जो 80 साल का है वो जल्दी चला जाएगा। दोनों चीज़ें, एक पेड़ है, कभी पेड़ गिरेगा, लेकिन हम यह मान के चलते हैं कि रोड बनाना है तो बहुत सारी ऐसे मशीन तकनीक आ गई है कि पेड़ को उखाड़ के कहीं शिफ्ट किया जा सकता है। और ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हो रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि रोड बनाने के लिए जो पेड़ कटने हैं उनको उठा के कहीं शिफ्ट कर दो, तो पर्यावरण भी बचेगा और रोड भी बनेगा। दोनों चीज़ें आपकी बिल्कुल सही हैं। पर्यावरण भी बचाना है और विकास भी करना है, लेकिन ऐसा विकास करना है जो मानव के मस्तिष्क का विकास कर सके, विनाशवादी विकास नहीं। और कोई बच्चा? सर, सबसे पहले आपको प्रणाम। सर, हमारी इस दौड़ती भागती जिंदगी में वो कौन से छोटे छोटे उपाय हो सकते हैं जिससे हम पानी को बचा सकें? हाँ, बहुत अच्छा। देखिए, पानी बचाने के लिए आप बर्तन धोने में पानी कम लगाइए,
हमारे यहाँ राख से बर्तन मंजता था, बाथरूम में पानी का इस्तेमाल कम हो, कपड़े धोने में कम हो, पशुओं को धोने में कम हो, मोटरसाइकिल धोने में कम हो, कार धोने में कम हो, सेविंग करने में कम हो। तो मुझे लगता है कि हम पानी, पोछा लगाने पानी कम बर्बाद हो। एक व्यक्ति 2 लीटर पानी यदि रोज बचाता है तो आप मानिए बड़ा पुण्य का काम कर रहा है। सूर्य को पानी क्यों दिया जाता है, नारियल क्यों फोड़ा जाता है, ये किसी फिर अगले समय में बैठूंगा तो पानी जल संस्कृति पर चर्चा करूंगा आपके साथ। पूरी जल संस्कृति होगी। आज चूंकि नाग पंचमी है, माननीय कुलपति जी ने एक विषय दे दिया था, तो इसलिए मैंने उस विषय को रख दिया था कि कितना पानी गेहूं में 1 किलो पानी, एक किलो गेहूं बनाने में कितने लीटर पानी लगता है, 1 किलो कपड़ा बनाने में कितना पानी लगता है। खरबूज का एक बीज जिसमें 5 कुंटल पानी होता है, तरबूज का एक बीज, खरबूज अगर आप खाते होंगे 3 महीने में 5 कुंटल पानी एल्कलाइन वाटर दे देता है। और इस देश में जहाँ दूध और दही नहीं बिकता था गांव में, वहाँ पर परिस्थिति ये हो गई है कि ये बोतल बंद पानी गांव तक पहुँच गया है। आपको दूध नहीं मिलेगा, दही नहीं मिलेगा, पर गांव में 5,000 10,000 बोतल पानी की मिलेंगी। आटा पिस करके गांव जा रहा है, मट्ठा शहर से गांव आ रहा है। तो इस सब पर आपको हमको सोचना होगा। और कोई प्रश्न? हाँ, यस। अच्छा लगता है जब छात्र पूछते हैं। विश्वविद्यालय में बंगाल में क्या हो रहा है, छात्र पूछते, संवाद, वक्ता का 45 मिनट लेक्चर और 20 मिनट छात्रों का संवाद और 10 मिनट माननीय कुलपति जी, संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष और आचार्यगण, सारे लोग बैठते हैं और 2 घंटे का सेशन रहता है। 3 सेशन होते हैं वहाँ। नमस्कार जी, नमस्कार सर, मेरा नाम कार्तिकेय पांडे है और मैं पत्रकारिता विभाग से हूँ। मेरा बस आपसे एक ही प्रश्न है कि इतने वर्षों से आप जल क्रांति और जल योद्धा के रूप में इतनी अपनी सशक्तता से सारा कार्य कर रहे हैं, आपको इतनी बड़ी उपाधि से पुरस्कृत किया गया, पर प्रश्न बस इतना है कि इतने समय में कोई ऐसी घटना बताइए, कोई ऐसा वाक्य या अपना अनुभव बताइए जो आपके हृदय के बहुत निकट है और जिससे भावनात्मक रूप से आप बहुत जुड़े हुए हैं। 2 बातें। मुझे 15 और 16 के बीच में कैंसर की संभावना हो गई थी। मेरी माँ बीमार थी, विश्वविद्यालय में जा नहीं रहा था, तो मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि तुम नौकरी वहाँ करते हो और घर में रहते हो, तो तुम चोरी कर रहे हो व्यक्तिगत जीवन में। तो मैंने माँ से पूछा कि माँ, अगर मैं विश्वविद्यालय में नहीं रहूँगा तो ये बच्चे कैसे पलेंगे? तो मेरी माँ ने कहा कि तुम्हें कब से भ्रम है कि तुम बच्चे पालते हो? बच्चे तो भगवान पालता है ना। और दूसरे दिन जाकर के मैं त्यागपत्र दे आया। मेरे वाइस चांसलर थे प्रोफेसर बी पांडे साहब, उन्होंने मुझे मना किया, अवकाश ले लो, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, मत जाओ। और मैंने उसी दिन त्यागपत्र दिया और वो त्यागपत्र मेरे जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। एक बात। दूसरी, जब कैंसर की संभावना थी तो मैंने माँ से कहा कि आप चलिए परमात्मा के यहाँ, फिर हम भी आते हैं पीछे पीछे। मेरी माँ रोने लगी और मुझसे बोली कहाँ हैं? तो मुझे शर्म आ रही थी कि मैं उनसे क्या कहूँ कि गोदाम में मेरे ऐसी स्थिति है, फोड़ा है। बोली तू मेरे पेट में इतना सा पैदा हुआ और मुझे शर्म आ रहा है? तो मेरा उन्होंने वो फोड़ा देखा और वो 8 दिन बाद अनंत की यात्रा में चली गई। जब मैं उनको, हमारी परंपरा है कि उनके जो मृत उनका शरीर है वो प्रयागराज में हम लोग उनको अग्निदान देते हैं, ये पुरानी परंपरा है हमारे यहाँ की। मैं परिक्रमा लगा रहा था, चूँकि मैं अकेला घर का लड़का था तो परिक्रमा लगाते लगाते जब मैं घड़ा लेके निकला तो मेरा फोड़ा फूट गया और इसके बाद 9 दिन बाद जब दिन हुआ तो मेरा घाव भर गया। और 13वें दिन के बाद जब मैं 15वें दिन एम्स गया तो डॉक्टर ने कहा कि आपको कुछ नहीं है। डॉक्टर ने कहा आपको कुछ भी नहीं है, और इसलिए कि माँ की ताकत है वो कैंसर को खत्म कर दिया।